बहुत बहुत नमस्ते, सबका स्वागत। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? हाँ जी। जी सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और आज बुधवार है, 7 मई 2025। 7 मई है आज और बुधवार है। जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम में चैप्टर हमारा पैंक्रियास चल रहा है जी। हाँ जी, पेज नंबर 220 पे। पेज नंबर 220। ओके, पेज नंबर 220। और पेज नंबर 220 पे जो सेकंड है, एलिवेटेड स्ट्रांगली। हाँ, सेकंड हेडिंग है एसबीएस ऑफ द पैंक्रियास अल्फा इजलेट सेल्स का। पहला इसमें हेडिंग था रिड्यूस्ड ब्लड शुगर, और दूसरा इसमें हेडिंग है एलिवेटेड स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर। ब्रैकेट में कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन के द्वारा इसको बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। एलिवेटेड स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर कह रहे हैं। स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर किन कंडीशन में होती है? कॉन्फ्लिक्ट इसमें है फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ समवन और समथिंग एंड एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यहाँ दोनों साथ जुड़ गए। फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी जुड़ गया और साथ में रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट भी जुड़ गया, और शायद इसीलिए स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर यहाँ मिलेगा, क्योंकि उधर जो रिड्यूस्ड ब्लड शुगर में था वहां था फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड समवन और समथिंग, लेकिन इसमें है साथ में रेजिस्टेंस। अच्छा, उसमें और कह के रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा था, और यहाँ पर दोनों दोनों साथ होंगे। वहां दोनों में से एक होता है, लेकिन यहाँ और की जगह यहाँ एंड कह दिया। एंड एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ होगा। डैश लगा कह रहे हैं टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग। खुद को डिफेंड करना है यहाँ अगेंस्ट समवन और समथिंग। इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया। बोथ एसबीएस डिस्क्राइब्ड अबव आर एक्टिव। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाता है हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया का, इसलिए फ्लक्चुएटिंग होती है। कभी कहते हैं डॉक्टर साहब कभी तो बहुत ब्लड शुगर कम हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर बस जी ये से तो कहा। ये हाँ जी। जी जी, बस ये तो ये सब ज्यादा ही सिफिलिटिक होगा ना, ये हिस्टेरिकल, यही तो हिस्टैरिकल, हाँ, डेंजर ये होगा। हिस्टैरिकल कैटेगरी में आ जाएगा, और ये सिफिलिटिक भी है। सही कह रहे हो आप। और सिफिलिटिक तो वैसे भी है कि दो दो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ जुड़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्टेट हो रखी है। हाँ। तो यहाँ पर जो ऊपर बताए गए हैं, हाइपरग्लाइसीमिया का और हाइपोग्लाइसीमिया के दोनों कॉन्फ्लिक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया मेजरली रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट का कारण था, और हाइपोग्लाइसीमिया फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण हाँ था। जी। और यहाँ दोनों जुड़ जी। गए, रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट भी और फियर डिसगस्ट हम्म, कॉन्फ्लिक्ट भी। तो इसलिए ये जो शुगर हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट भी इस केस में जेब में जो है मीठी गोली लेके चलते हैं कि कभी भी कहीं भी उनका हम्म, हाइपो में जा सकता है। फॉर जी। एग्जाम्पल्स कह रहे हैं, हैविंग सफर्ड ए स्ट्रोक ए मैन लाइज इन ए हॉस्पिटल बेड अनेबल टू मूव। एक स्ट्रोक से सफर किया हुआ बंदा, एक व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड पर है और वो मूव करने में असक्षम है। ही हैज टू बी वॉच्ड बाई ए केयर गिवर। उसको वॉच किया जाता है एक केयर गिवर के द्वारा। द पेशेंट फाइंड्स द केयर गिवर रिपल्सिव बिकॉज ही इज अनक्लीन। उसने ऐसा पाया उस मरीज ने कि ये जो केयर गिवर है, जो उसका केयर टेकर है, उसको एक
रिपल्सन आ रहा है उसको उसको गंदा देख के, तो इज इक्वल टू फियर डिस्गस्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दोनों में जाएगा, फियर डिस्गस्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में, इस तरह से ये चला गया। हिज ब्लड शुगर ब्रीफली सोअर्स टू 500, उसकी ब्लड शुगर जो है वो ब्रीफली मतलब एलिवेट कर गई, सोअर्स SOAR, देखना दीपशिखा, SOAR सोअर्स, देखना प्रशांत और कई लोग। शोर का मीनिंग है नाद सुनाई देने लगता है, नाद, ऊंची उड़ान भरना, बढ़ना, बढ़ बढ़ना, बढ़ गई और ऊंची उड़ान, बढ़ना। नाद जैसी, नाद जैसी है ना, बढ़ गई, बढ़ना। तो उसकी ब्लड शुगर 500 तक चली गई, मतलब एकदम से एक्सजरेट होके। हाँ जी। ए फॉर्म, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्रॉम एन अर्ली एज द यंगेस्ट ऑफ और 3 एक चीज, चिल्ड्रन। हाँ बेटा, ये जो रिपल्सिव है, ये किसके लिए टर्म यूज किया गया कि ये केयर गिवर रिपल्सिव है या जो सफर केयर किया है केयर स्ट्रोक गिवर, केयर गिवर ना उसको एक तरह से घिनौनी, घिनौनेपन से उसको देख रहा है जब वो अनक्लीन है। तो पेशेंट अच्छा, फाइंड्स द केयर गिवर रिपल्सिव, केयर गिवर जो है उसके प्रति रिपल्सिव व्यवहार दिखा रहा है। ओके ओके हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक हाँ, है। हमें क्योंकि ऐसा वो, लगा कि केयर गिवर गंदा है, तो पेशेंट को लग रहा है कि वो रिपल्सिव है, इसलिए पेशेंट को घृणा आ रही है उसको देख करके, और वो नहीं चाहता कि वो मुझे क्लीन करे। हाँ, लेकिन इसमें केयर गिवर रिपल्सिव, यहाँ पे केयर गिवर जो है वो रिपल्सिव है बिकॉज ही इज अनक्लीन। तो यहाँ रिपल्सिव जो एटीट्यूड है वो केयर गिवर का है, और वो देख रहा है, देख लिया उसने, उसने पेशेंट ने उसकी हरकत को, या जैसे बोल भी देते हैं पेशेंट को सीधे सीधे। कह रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं, इफ फ्रॉम एन अर्ली एज द यंगेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन नोटिस दैट डेली क्वेरल्स ऑफ पेरेंट्स फुली। 3 में से एक यंगेस्ट जो बच्चा है वो उसने नोटिस करा कि उसके पेरेंट्स डेली झगड़ा करते हैं। द फादर एक्सप्लोड्स रेगुलरली बिकॉज द मदर इरिटेट्स हिम। फादर जो है उसका गुस्सा एकदम फूट पड़ता है, एक्सप्लोड हो जाते हैं रेगुलरली, क्योंकि उसकी मदर उसको उनको इरिटेट कर रही है। एट सच टाइम्स द फादर समटाइम्स बिकम वायलेंट, कभी कभी फादर वायलेंट हो जाता है। इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू ACT। ये CT क्या है? तो यहाँ रेजिस्टेंस और फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। रेजिस्टेंस तो ये है कि वो फादर जो वायलेंट हो रहे हैं, और डिसगस्ट ये है कि वो जो वो एक तरह से परिस्थिति को लेकर के उसे अच्छा नहीं लग रहा। और CT अकॉर्डिंग टू, CT क्या है? ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, क्या है CT का मतलब है? अच्छा, सेरिब्रल CT। CT तो यहाँ सेरिब्रल CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी कह रहे हैं भाई। अच्छा, तो इसके दो दो शामिल हो गए, 2 सेंटर शामिल हो रहे होंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी में, देखा होगा ब्रेन में निकलता है ना, हैमर फोकस कहाँ मिल रहा है, ये वहां से आ रहा है। तो बेसिकली CT में देख रहे हैं तो इनके रेजिस्टेंस एंड फियर डिसगस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द दैट कह रहे हैं द नाउ 41-year-old is diagnosed with diabetes at the age of 12। अब वो 41 ईयर ओल्ड हैं और उसको डायग्नोज हो चुकी थी डायबिटीज 12 साल की उम्र से, उस परिस्थिति की वजह से। कह रहे हैं इवन नाउ द ब्लड शुगर राइजेस शार्पली व्हेन देयर इज एन आर्गुमेंट बिटवीन पर्संस हु आर क्लोज टू वन अनदर। ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू ट्रैक। और आज भी चूंकि 41 साल का है, 12 साल की उम्र से शुगर को लेके डायग्नोज हो गया था, और आज भी उसकी शुगर जो है शार्पली राइज कर जाती है जब दो लोगों में कोई
जो एक दूसरे के क्लोज दो लोग हैं उनमें वो देखता है कि कहीं आर्गुमेंट हो रही है तो उसकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बचपन से वो ट्रैक बन चुका है। द पेशेंट स्टबर्नली रिफ्यूजेज एन इंसुलिन थेरेपी, और पेशेंट जो है हट हट धर्मिता के साथ नकारता है इंसुलिन थेरेपी को। However, he finds that his wounds heal badly when his sugar is high, is equal to indication of the damaging effects of hyperglycemia. इंसुलिन लेता नहीं है, हालांकि ये पाया जाता है जब उसकी ब्लड शुगर जो हाई रहती है तो उसका वुंड वो हील नहीं करता, बैडली हील करता है। ये इंडिकेशन है कि वो डैमेजिंग इफेक्ट है हाइपरग्लाइसीमिया का। In the last 2 years, he has been able to keep his blood sugar level between 140 and 100 through weight reduction, physical exercise, and altered diet. तो पिछले 2 साल से वो सफल हो रखा है बनाए रखने में शुगर को 140 और 100 तक, अपना वेट घटा करके फिजिकल एक्सरसाइज से और अल्टर डाइट से। द हीलिंग ऑफ वुंड इज गुड अगेन, तो जो वुंड था उसका वो फिर से अच्छे से हील हो गया। टिश्यू यहाँ पर अल्फा इजलेट्स एंड बीटा इजलेट सेल दोनों इन्वॉल्व हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, चूंकि दोनों एक्टोडर्मल लेयर से बने हैं दोनों टिश्यू सेल्स। ऐसी भी केस आएंगे हमारे सामने, हम इनको अलग अलग डायग्नोज कर सकते हैं क्लिनिक में, किस तरह की डायबिटीज वाली स्थिति हमारे सामने आती है, उससे हमें पता चल जाता है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ट्रैक है। फेस कह रहे हैं, फेस इसमें अनक्लियर होगी। अल्टरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फेसेस, अल्टरिंग होगा कॉन्फ्लिक्ट और फेसेस का। एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसबीएस मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन विच कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रोंगर एट ए गिवन टाइम। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कौन सा स्ट्रोंगर है उस समय पर। अगर अल्फा वाला है तो हाइपो में जाएगा, और इंसुलिन वाला है तो मतलब हाइपर में जा रहा है तो बीटा सेल का है। कहने का मतलब अल्फा का है तो अलग इफेक्ट आ रहा है, और बीटा सेल्स का कॉन्फ्लिक्ट अगर स्ट्रोंग होकर आ रहा है तो। और कह रहे हैं हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्ट स्ट्रोंगली वेरिंग वैल्यूज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द टू कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रोंगली वेरी करेगा हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो गए दोनों कॉन्फ्लिक्ट आकर के। दोनों कॉन्फ्लिक्ट मिक्स हो रहे हैं, कभी कैसा रिएक्शन दे रहा है कभी कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो ये एक तरह से हिस्टेरिकल मोटा मोटा ले सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर दीपशिखा चूंकि दोनों टिश्यू शामिल है तो यहाँ हिस्टीरिया रूब्रिक लेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ इसके पीछे एक ग्राउंड है पैथोलॉजी की, जिसको पैथोलॉजी वो कर दे, जस्टिफाई कर दे जिस इंफॉर्मेशन को, वो बेसिकली पीक्यूआरएस नहीं होगी हमारे लिए। लेकिन प्रेजेंटेशन इसका बिल्कुल हिस्टेरिकल टाइप का आ रहा है, ये बात अलग। तो थेरेपी यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। तो ये था आपका एसबीएस ऑफ द पेंक्रियाज अल्फा इजलेट सेल्स का सेकंड हेडिंग। अब इसमें कह रहे हैं समरी ऑफ ब्लड शुगर, समरी दे रहे हैं ब्लड शुगर की। ये अच्छी बात है, इसमें बड़ा अच्छा सा वो निकल के आएगा। समरी ऑफ ब्लड शुगर में कह रहे हैं फ्रॉम ए थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू द फेसेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर मेक्स अस अनकंफर्टेबल बिकॉज we never know which of the two conflicts we have dealing with. With a beta islet cells, a rise in blood sugar can be either conflict activity or healing crisis. ब्रैकेट में है healing phase। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेसेस हैं फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर की, ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। हम थोड़े से इसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जान ही नहीं पाते कि दो कॉन्फ्लिक्ट में से कौन से को हम डील कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि विद द बीटा सेल्स के साथ राइज करे, अगर बीटा सेल इन्वॉल्व है तो राइज करेगी ब्लड शुगर, और वो हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी के दौरान भी या फिर हीलिंग क्राइसिस के दौरान, यानी कि हीलिंग फेज में, तो आएगी बीटा सेल से रिलेटेड। ए लो वैल्यू कैन मीन दैट द पेशेंट इज इन सेकेंड फेज ऑफ द हीलिंग और दैट एन एस्पेक्ट ऑफ द अल्फा इजलेट सेल इज एक्टिव। अब यदि लो है तो लो का मतलब यहां दो आ जाएंगे, लो वैल्यू के, या तो सेकंड फेज ऑफ हीलिंग होगा किसका, भले चाहे बीटा इजलेट सेल हो शामिल, वहां भी हीलिंग का जो सेकंड फेज है, हीलिंग के 3 फेज हैं, फर्स्ट फेज हीलिंग क्राइसिस और सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में भी लो वैल्यू जा सकती है ब्लड शुगर की, या फिर एसबीएस जुड़ा होगा अल्फा इजलेट सेल से, वहां पर लो होएगी। तो इसलिए यहां हम अनकंफर्टेबल है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम बीटा इजलेट सेल का सेकंड फेज को डील कर रहे हैं या अल्फा इजलेट सेल की फर्स्ट फेज को या एसबीएस को। इफ बोथ एसबीएस आर एक्टिव एट द सेम टाइम दे कैन बैलेंस वन अनदर आउट, इन अदर वर्ड्स द ब्लड शुगर लेवल कैन बी परफेक्टली नॉर्मल। यदि दोनों एसबीएस एक्टिव हो एक ही समय पर तो कह रहे हैं वो बैलेंस कर सकते हैं एक दूसरे को। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है परफेक्टली, दोनों अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, अगर दोनों की आपस में तालमेल बन गई तो नॉर्मल भी हो जाती है परफेक्टली। इसलिए भी हम अनकंफर्टेबल रहते हैं किसी किसी मरीज में। कई मरीज आएंगे कहेंगे साहब कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाए हमारी ब्लड शुगर अपने आप ही। The sugar areas of the brain lie very close to one another and often show up in a combi pack, ब्रैकेट में कह रहे हैं the hammer focus reach into both fields। अब एक मसला और है अनकंफर्टेबल होने का हमारे लिए कि ये जो ब्लड शुगर के जो एरियाज हैं ब्रेन में ये बहुत ही नजदीक पड़े होते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि ये आपस में कॉम्बी पैक बन जाता है, इनका इन्फ्लामेशन एक का दूसरे में पहुंच जाता है। हैमर फोकस का जो दायरा है वो दोनों को कवर कर लेता है कई बार, तो उस वजह से भी गड़बड़ हो रही है। Therefore we must be cautious about saying which phase the illness is in। इसलिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी है ये कहने से पहले कि हम कौन सी फेज को बीमारी की डील कर रहे हैं, एक्टिव फेज को या हीलिंग फेज को या हीलिंग क्राइसिस को, किसको कर रहे हैं। वेदर शुगर इटसेल्फ एज एलीज इन कन्वेंशनल मेडिसिन कॉजिंग वेस्कुलर डैमेज और टिश्यू डैमेजिंग इफेक्ट थ्रू नॉन रिलीज ऑफ शुगर, एनी एलिवेटेड ब्लड शुगर इन माई ओपिनियन is a call for action, whether it be conflict resolution, changes in lifestyle and diet or medication, यानी कि इंसुलिन। यहाँ पे बड़ी अच्छी सलाह सी देके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि शुगर अपने आप में कन्वेंशनल मेडिसिन दावा करती है कि ये वेस्कुलर डैमेज कर देती है या टिश्यू डैमेजिंग इफेक्ट होता है इसका थ्रू नॉन रिलीज ऑफ शुगर रिलीज नहीं हो रही, इसलिए कह रहे हैं कोई किसी भी तरह का ब्लड शुगर का एलिवेशन, अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो कह रहे हैं मेरे विचार से काम करने का समय है उस पे, उसे इग्नोर मत करो, या तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करो या चेंज इन लाइफ करो और डाइट करो या फिर मेडिकेशन देनी पड़े, लेकिन उसको हैंडल करो ना कि उसको उसके हाल पे छोड़ो, क्योंकि वो सेलुलर में वेस्कुलर डैमेज या टिश्यू डैमेज की तरफ बढ़ती है, ऐसा मानना है इनका। कह रहे हैं आई एडवाइज टू कंसिडर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द लेटर सॉल्यूशन। आई एडवाइज टू मैं कंसिडर करने के लिए कहूंगा कि क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं बाद वाले लेटर सॉल्यूशंस के, जो सॉल्यूशन कर रहे हो उसके बाद क्या कंसिक्वेंसेस हैं उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ो।
ये जो 3 लाइनें इन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, पता नहीं क्यों मैंने, कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम ऑफ इंसुलिन थेरेपी वन कैन नॉट स्टॉप द थेरेपी एनी मोर बिकॉज द बीटा आइसोलेट सेल्स इंक्रीजिंगली रिड्यूस देयर फंक्शन परमानेंटली, इसलिए लिखा होगा मैंने। अगर एक बार इंसुलिन थेरेपी पे आ जाता है बंदा तो फिर वो रुक नहीं पाता इंसुलिन, इसलिए नहीं रुक पाता क्योंकि जो बीटा आइसोलेट सेल्स की जो कुछ काम कर भी रही थी, इंक्रीजिंगली रिड्यूस देयर फंक्शन परमानेंटली। तो डॉक्टर सिमरन उनका फंक्शन जो भी कर रही थी वो भी बंद हो जाता अगर एक बार इंसुलिन पे बंदा आ जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज, डाइट रेजिमेन, डाइट एंड रेजिमेन, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ये सब पे पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। रेमेडीज फॉर डायबिटीज, गाइडिंग थॉट यहाँ लो, आइदर आई डू इट राइट और आई डोंट डू इट एट ऑल। या तो मैं इसे सही करूं या तो मैं इसे सही कर दूं या फिर मैं इसे कर ही नहीं सकता, आई डोंट डू इट एट ऑल। माई ऑन वे एंड माई डिसीजन अलोन, ये मेरा अपना तरीका और मेरे अपना डिसीजन होना चाहिए अकेले का। एक गाना है, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, ये गाना याद करना पड़ेगा बंदे को। स्ट्रेस कैन नॉट टच मी, स्ट्रेस मुझे छू नहीं सकता। ये सब कहीं का वही बातें हैं, कौन निकल पाता है इनसे? क्या? हाँ जी वो गरीब सी भैया, राइट रेमेडी निकालो, राइट अप्रोच करो। ठीक है, जब बंदा, मैं बार बार हमें यही याद आता है, कई बार हम आपस में बात कह चुके हैं, जब हम हेल्दी हैं ये गाइडिंग थॉट्स तब काम करेंगे। अगर हम एक बार बीमार हो गए तो भैया इनसे काम ना चलेगा पूरी तरह से, है जी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहे हैं पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी इज रेगुलर एक्सरसाइज, डार्क में दे रखी है बोल्ड करके। मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी ब्लड शुगर की रेगुलर एक्सरसाइज ही है, प्रीफेरेबली मॉडरेट एंड्योरेंस स्पोर्ट आउटडोर्स। प्रीफर जो उसमें भी प्राथमिकता किसको दी जाए, मॉडरेट रूप में सहने लायक स्पोर्ट करो आउटडोर वाले। इन दिस वे द बायोलॉजिकल पर्पज इज फुलफिल्ड एंड द मसल्स बर्न शुगर, और ऐसा करने से बायोलॉजिकल पर्पज जो है वो फुलफिल हो जाएगा। बायोलॉजिकल पर्पज था शुगर का रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना, फ्रस्ट्रेशन का रिलीज होना, और साथ में मसल बर्न शुगर को भी बर्न कर देगी। However, if the resistance conflict has to do with sport itself, then sport is not good because it would lead to conflict activity. और यदि स्पोर्ट ही रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट बन जाए किसी इस खिलाड़ी का, तो वहां स्पोर्ट भी मदद नहीं करेगा, ये जान लो। अगर कहो भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलना एक नाक की बात बन जाए, रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट वहां भी आ जाए कि मेरे को बैटिंग नहीं करने देते, मेरे को बॉलिंग नहीं करने देते, मेरा कैप्टन के साथ नहीं बनती, तो भाई वो भी काम नहीं करेगा। कभी स्पोर्ट के नाम से कहो कि स्पोर्ट सब कुछ करता है, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जहां भी हो तब वो एक्सरसाइज करो। विच वुड मेक द ब्लड शुगर गो अप, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी अगर बढ़ गई, एक्टिव हो गया किसी खिलाड़ी का, तो उसका भी ब्लड शुगर गो अप हो जाएगा। आगे कह रहे हैं अवॉइडेंस ऑफ सिंपल स्टार्चेस सच एज व्हाइट फ्लोर, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अवॉइड करें सिंपल स्टार्चेस को, जैसे सफेद आटा, सीधे सीधे गेहूं का आटा मत खाओ, उसे मिक्सी कर लो, उसमें चना और उसमें मोटे मोटे अनाज का आजकल आ रहा है, मोटे अनाज उसमें मिला लो, है बेटा, मिलेट्स, रागी, मिलेट्स, पता नहीं क्या क्या, उसको मिला लो। सीधे सीधे शुगर को अवॉइड करो, चीनी के रूप में, मिठाई के रूप में, रसगुल्ले के रूप में। सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करो, जितनी भी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट, जो भी है इनको अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं बायोलॉजिकली कंप्लीट फूड सच एज ऑल काइंड्स ऑफ बीन्स, लेंटिल्स, स्ट्रॉबेरीज, ओट्स, पोटैटोज, कैरेट्स,
टोपिनेम्बर, एस्पेरेगस, हॉर्स डिश, केन ब्रेड, ड्रिंक, रैपलिनिस, क्रोमियम। क्रोमियम बायोलॉजिकल कंप्लीट फूड को बोल रहे हैं कि ये हर प्रकार के होते हैं, जैसे बीन्स हैं, लेंटिल्स है, स्ट्रॉबेरी हैं, ओट है, आलू है, कैरेट्स हैं। टोपिनेम्बर पता नहीं क्या होता है ये। एस्पेरेगस है, हॉर्स डिश है, ये कुछ अंग्रेजी खाने हैं इसमें। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर्ड टू 3% इंटरनली। फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, AC often eat टोपिनेम्बर कंटेन्स इंसुलिन। ये टोपिनेम्बर देखना बेटा, ये तो इंसुलिन भी होता है इसमें, तो ये क्या खाना है? टोपिनेम्बर देखना डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर प्रीति जी। ये सनफ्लावर की फैमिली का एक पेड़ है। ओके, टोपिनेम्बर हाँ जी। रूट वेजिटेबल। तो सूर्यमुखी का तेल इसी से मशहूर होगा कि सूर्यमुखी का तेल पियो, सनफ्लावर ऑयल यूज करो। अच्छा, ये आर्टिचोक है ये। अच्छा, ये आर्टिचोक है टोपिनेम्बर। हाँ इसमें लिखा है ऑल्सो नोन एज ये ना बेरूसेल। हिंदी में आ रहा है कुछ, हिंदी में। जैसे बस हम ये दिखने में पिक्चर ना जैसे अरबी जैसा नहीं होता है, अरबी जैसा लग रहा है। ओके, क्योंकि हाँ, इसमें ना अरबी का ही इंसुलिन भी है, हाँ। और इंसुलिन किसी फूड में हो, वो पहली बार कोई फूड मेरे सामने आ रहा है लाइफ में, है ना? हाँ, इन्युलिन इसको बॉस ट्यूबर। जंगली सूरजमुखी भी कहा जाता है, उसकी जड़ें हैं ये। अच्छा, लिखा है बेटा जंगली सूरजमुखी की जड़ें। हाँ वाइल्ड जी। सनफ्लावर। जंगली सूरज, आपको पेड़ याद आ रहा है प्रशांत? नहीं, ये तो अलग ही है पेड़ तो, खैर वैसे तो। अरे जंगली सूरजमुखी ये वो वाला है कि जिसको हम बोलते थे खेतों में होता था ना, जिसपे कट्टे से भूड, होते थे। हाँ भूड में नहीं, हाँ हाँ सु- हाँ, पीला फ्लावर था छोटा सा, बिल्कुल सूर्यमुखी की ट्रू कॉपी थी। वैसे ही लग रहा है बिल्कुल, पेड़ वैसे भी ही वही वैसे है। ही। बस हाँ जी। ओके, इसका फोटो बस डाल ये देना एक बेटा। हाँ बेटा, बस ये एक प्रकार का कंद ही है, वही जो बोला ना, जैसे अरबी और ये होता है ना एक हम लोग की तरफ एक और सब्जी होती है, उसको स्वीट पोटैटो। हम बनारस में ये कंद कंद है बोलते हैं, कंदा या बोलते हैं। जड़ है उस पेड़ की? वो जड़ ही है, वो वैसे ही है, तो हम्म, जमीन के आपने नीचे वाला ही होता है ना। डाला जड़ ही तो रूट से बेटा, होता है डाला ना। जरा फोटो डालो, प्रशांत डालना फोटो, हाँ जी, डाल दी। फोटो डालो। एक्चुअल में हमारे हमारे एरिया में ना डॉक्टर दीपशिखा, जी जी जी। एक जंगली फ्लावर, जंगली फूल है, बिल्कुल सूर्यमुखी की ही कॉपी है वो। और बेटा बिल्कुल अच्छा। यही है, हमारे खेतों में खड़ा रहता है ये, हम्म। और इसकी जड़ देखनी पड़ेगी इस बार जाके। ओके, ये जंगली होता है, सूर्यमुखी की तरह है, बिल्कुल एक फ्लावर होता है ये, वैसा है। हर मतलब खरपतवार है बेटा वैसा ये कल्टीवेटेड नहीं है, इसकी खेती नहीं करते, ये खेतों में वैसी हो जाता है अगर है तो ये। लेकिन चलो, ओके। लेकिन आप जो कंदमूल कह रहे हो ना, यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा कि कंदमूल बस है। कंद मोस्टली ना, कंद बस वो ही होता है ना जो रूट का पार्ट होता है, जो जैसे रूट का बोले पार्ट होता कि है ना जिसको खाते हैं हम लोग, वो हाँ, ट्यूबर उन्हें कंद पार्ट जो बोलते होता था। अच्छा वही। हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये भी ना रूट का ही पार्ट है, वो देखने में भी लग रहा है पिक्चर में भी देख करके। हम्म, चलो कंद इस बस बार हम जैसे गांव में जाएंगे, देख के आएंगे इसको। भी रूट का पार्ट होता है, पटेटो भी जैसे है, या ये क्या बोलते हैं अभी अरबी जो है, और एक और होता है हम लोग की तरफ उसको बंडा बोलते हैं। अब हम्म, उसका नाम मुझे से नहीं पता है, वो भी बड़ा सा होता है ऐसे, इसी टाइप इसी ग्रुप का होता है। बंडा, ओके। हाँ हमारे यहाँ उसको जिमीकंद कहते होंगे, जिमीकंद, अगर अरवी के बड़े वाले भाई को कह रही हो आप। हाँ। बॉस जिमीकंद सूरन को कहते हैं, बंडा अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिमीकंद किसको कहते हैं बेटा?
जिमिकल सूरन को कहते हैं, जो यम प्लांट नहीं होता है, सूरन की जो यम सब्जी, यम हाँ हाँ, यम दिवाली प्लांट को मतलब विशेष करके उसको बनाया जाता है। तो हाँ, हम लोग की तरफ वो सूरन बनाना जरूरी होता है दिवाली पे। अच्छा अच्छा, उसको चकोर काट के पनीर की तरह पीस बना बना के उसके ना। हाँ वैसे भी बना लो, बॉईल हाँ, करके उसकी उसका भरता भरता सब्जी जैसा। वो सब बनता है। ओके, चलो जी। तो टीज में बता रहे हैं फेन्यूग्रीक, बर्डोक रूट, एल्डरबेरी, गोल्डन सिंक्वेफॉइल, पोटेंटीला ओरिया, ये होम्योपैथिक दवाई जरूर बनी होगी इसकी। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबली पेट्रोलियम क्योर, लर्न डीप ब्रीदिंग। पॉसिबली पेट्रोलियम क्योर, अब ये पता नहीं पेट्रोलियम क्योर क्या है। लर्न डीप ब्रीदिंग, पेट्रोलियम क्योर डालो जरा गूगल पे, ये कुछ ऐसे पॉइंट निकल कर आएंगे जो बिल्कुल आपके बिल्कुल आस पास की मैनेजमेंट है। तो इसको जरूर एक बार देख लिया जाए, पेट्रोलियम क्योर गूगल करो। जी और लर्न डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस लो। निकला कुछ प्रशांत? हाँ जी, सर्च कर रहा हूँ मैं। पेट्रोलियम क्योर, पेट्रोलियम क्योर, पेट्रोल। बस ये लिखा है कि नहीं ये कुछ और है, ये कुछ है, हाँ। कुछ और ही आ रहा है इसमें। इसमें पेट्रोलियम के बारे में बता रहा है, पेट्रोलियम जेली के बारे में बता रहा है, हाँ हाँ, क्योर का नहीं कुछ बता रहा है। ओके, चलो खैर, ढूंढ लेना, बाद में डाल देना प्रशांत भाई या जिसको मिले। नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द पैंक्रियाज ग्लैंडुलर टिश्यू। पैंक्रियाज का ग्लैंडुलर टिश्यू अलग है और पैंक्रियाज के जो ये अपना इजलेट सेल्स, बीटा सेल्स वाला पार्ट अलग है। तो अब ये डिस्कस करें पैंक्रियाज ग्लैंडुलर टिश्यू। और ये पैंक्रियाज ग्लैंडुलर टिश्यू, ये डाइजेस्टिव एंजाइम यही सिक्रेट करता है 1 से 1.5 लीटर पर 24 आवर, 24 घंटे में। ये 1 से 1.5 लीटर जो जूस बनाता है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू का पीछे आया था जिक्र। पैंक्रियाटिक कैंसर, इसका पहला हेडिंग है पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रैकेट में कह रहे हैं पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, सीरस सिस्टेडिमोना, एशिनर सेल कार्सिनोमा। ब्रेन स्टेम का फोटो दे रखा है, जाहिर सी बात है ग्लैंडुलर टिश्यू है ये। जहां भी एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो टर्म जहां भी आ जाए तो वो भी समझ लो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड एंडोडर्मल सेल्स का वो है टिश्यू, एंडोडर्मल लेयर से। जी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन दिस इज वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर। अच्छा, दिस नेगेटिव प्रोग्नोसिस coupled with the conventional medicine treatment leads to the death of the vast majority of patient, which would not be necessary. कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार ये एक डेडलिस्ट कैंसर है, मारक कैंसर एक तरह से। डेड लिस्ट, जिन कैंसर्स को डेड लिस्ट में शामिल किया गया है कि ये हुआ तो इंसान बचता ही नहीं है, ये इस तरह का डेड लिस्ट कैंसर है। और ये नेगेटिव प्रोग्नोसिस जो है साथ में जुड़ जाती है कन्वेंशनल मेडिसिन के ट्रीटमेंट से, और इसमें और ऊपर से मेडिसिन चालू। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट और मेडिसिन का और इफेक्ट। तो ये कह रहे हैं इस वजह से लीड टू डेथ ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट, इसलिए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट की डेथ हो जाती है। एक बड़ी कहावत है कि अगर किसी को पैंक्रियास इन्वॉल्व हुआ, पैंक्रियाटाइटिस हुई, तो वो पेशेंट बड़ा मुश्किल होता है बचना, ऐसा एलोपैथिक वाले अक्सर बोल देते हैं। विच वुड बी नॉट नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी नहीं है ये वाली डायग्नोसिस या नेगेटिव प्रोग्नोसिस को बनाना। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, चंक कॉन्फ्लिक्ट है। ए गेन और इनकम कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर, फाइट ओवर मनी और पोजेशंस।
ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फैमिली से जुड़ा है। जब फैमिली मेंबर्स में आपस में पुश्तैनी प्रॉपर्टी या अपने विचारों को लेकर के खींचमतान होती है, नहीं बनती है, माँ बेटे में, बाप बेटे में, भाई भाई में, बहन भाई में, फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़ा है ये मसला। इसमें चंक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि अपने मॉर्सल से रिलेटेड है। कोई गेन, कुछ प्राप्त होना था मनी के रूप में, संपत्ति के रूप में या इनकम के रूप में, उसे रियलाइज नहीं हो रहा, उसे लग रहा नहीं मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा मुझे। ये इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हो सकता है। डिसएग्रीमेंट है, ना खुशी है कोई एक दूसरे से, ना मतभेद बड़े वाला अमंग फैमिली मेंबर, और फाइट ओवर मनी, पैसे के लिए झगड़ा या पोजेशंस, अपनी संपत्ति के लिए जहां झगड़ा है वहां अक्सर पैंक्रियाटिक कैंसर, ये ग्लैंडुलर टिश्यू बेसिकली पैंक्रियास का इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल दे रखा है, somebody cannot incorporate something which he would like to have। कुछ ऐसा है, कोई इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता कुछ ऐसी चीज को जो उसकी पसंद है, जो उसे चाहिए, जो उसका है उसको वो इनकॉर्पोरेट का मतलब इनकॉर्पोरेशन होता है ना, अपना कोई मतलब अपने से मतलब क्या अंदर डाल, किसी मतलब से एसोसिएट होना, अपने अधिग्रहण में लेना एक तरह से। ऐसा कुछ जो उसका है, जो उसे पसंद है, वो उसका अपना उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इनकॉर्पोरेट सम्मिलित या संयुक्त, उसे अपना हिस्सा नहीं बना पा रहा है। मिला नहीं पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट करें, समथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम समवन और समबडी लॉसेस समथिंग दैट मीन्स ए लॉट टू हिम। कुछ ऐसा जो उससे ले लिया गया है, दूर चला गया है, लॉस हो गया, कुछ ऐसा जो इसका उसके लिए बहुत ज्यादा मायने थे। कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई ऐसी चीज फिर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वन कैन नॉट हैव और टेक इन समथिंग अनएक्सपेक्टेडली often having to do with his family। One cannot have or take in something unexpectedly, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया है जो वो नहीं ले पा रहा है, नहीं ग्रहण कर पा रहा है। Often having to do with his family, फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है, हो गया है, जो वो उसको धारण करने के लिए तैयार नहीं। कोई धोखा, कोई ऐसा, जैसे उस दिन मैं बात कर रहा था कि उसे पता, उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा। हाँ जी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन हिज बुक वाज गैसॉन्ड मैच, ब्रैकेट में कह रहे सी लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जॉन एफ मैंडेट, ये डिस्क्राइब हिज बैटल विद पैंक्रियाटिक कैंसर एंड द कॉजेटिव कॉन्फ्लिक्ट। कोई बुक है गैसॉन्ड मैचेट की या जोहन्स एफ की, उन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरह से पैंक्रियाटिक कैंसर से फाइट करा और उसके कॉजेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या थे। आई हैड बीन सेपरेटेड, वो बता रहे हैं शायद यहाँ ब्रैकेट में कह रहे हैं नॉट फ्रॉम हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने जो यहाँ नोट दिया था, लिखा था, वो कह रहे हैं कि आई हैड, है बेटा नहीं बॉस, ये उन्होंने लिखा है आई हैड बीन सेपरेटेड, और ये उसमें ब्रैकेट में कि वो अच्छा फ्रॉम हिज वाइफ, अच्छा वाइफ से हट गया वो। हाँ, आई हैड बीन सेपरेटेड फॉर 8 years, अपनी वाइफ से वो अलग है 8 साल से। इन मार्च 2002 आई फाइल्ड फॉर डाइवोर्स, 8 मार्च 2002 को मैंने डाइवोर्स के लिए फाइल करा। एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2002 आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम माई वाइफ्स लॉयर, इट कंटेन्ड कह रहे अमंग अदर थिंग्स 2 डिमांड,
दूसरी चीजों के साथ साथ उसमें 2 डिमांड और थी, क्या? विच कंप्लीटली सरप्राइज मी, और वो जो 2 डिमांड थी उन्होंने मुझे कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया। आई वाज स्टन्ड, मैं स्तब्ध रह गया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग अदर देन दीज न्यू डिमांड, मेरे दिमाग में कुछ और मैं सोच ही नहीं पा रहा था इन 2 डिमांड को लेकर के। कंपल्सिव थॉट बन गया मेरे लिए उन 2 डिमांड को लेकर के। एज ऑफ नवंबर आई हैड कुड हैंड एंड फिट, एज नवंबर आई हैड कोल्ड हैंड्स एंड फिट, नवंबर में मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। द कोल्ड वाज ऑलवेज देयर इवन एट नाइट इन बेड, हमेशा ठंड रहने लगी, रात को बिस्तर में भी वो ठंडे रहने लगे। माई एपेटाइट वेंड, मेरी भूख चली गई। ब्रैकेट में इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज था। मिस्टर मेंट MENDT मेंट रिसीव्ड वेल फ्रॉम इट ऑल, डॉक्टर मेंट सॉरी रिसीव्ड नहीं था, रिकवर्ड वेल फ्रॉम इट ऑल, वो इससे बाहर भी आ गए। बेसिकली उन्होंने अपनी ये कहानी यहाँ बयान करी है। क्या थे सरप्राइजिंग डिमांड, क्या नहीं थी, दैट इज अनदर पार्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं इससे बाहर भी आ गया था। नेक्स्ट एग्जांपल करें। द मैनेजर ऑफ ए ब्यूटी फार्म अपॉइंट्स ए सब्स्टिट्यूट, एक मैनेजर ने ब्यूटी फार्म के एक अपॉइंटमेंट करा किसी सब्स्टिट्यूट का अपनी जगह। अनफॉर्चुनेटली सी टर्न्स आउट टू बी अनसुटेबल, अनफॉर्चुनेटली वो अनसुटेबल निकली। सी टॉक्स अ लॉट एंड लीव्स हर वर्क अनडन, वो बहुत बातें भी करती थी, बातूनी थी और अपने काम को बिना करे भी छोड़ देती थी। द पेशेंट गेट्स एंग्री एवरी टाइम शी वॉक्स पास्ट हर स्पॉट, पेशेंट गेट्स एंग्री एवरी टाइम शी वॉक्स पास्ट हर स्पॉट, पेशेंट हमेशा गुस्सा रहता था, वो अक्सर अपने पुरानी जगह पर चली जाती थी। हैं? सी नहीं, वॉक्स, बस ये है कि वो जब भी उसकी आंखों के सामने से गुजरती थी ना, हाँ तभी। तब उसको गुस्सा आ जाता अच्छा था। मेरे को हाँ, लगा सी वॉक्स पास्ट हर स्पॉट, ओके। जब भी उसके सामने आती थी तो पुराना गुस्सा ताजा हो जाता था। एंगर कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर, ये चला गया बंदा एंगर कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर के रूप में। हाँ, लेकिन अपॉइंट करा था सब्स्टिट्यूट। चलो ब्रैकेट में कह रहे हैं द मैनेजर कंसिडर हर एम्प्लॉइज टू बी हर फैमिली, यही डाउट था उसको, लग रहा था पढ़ते के साथ इनके साथ ये डाउट आएगा तो ब्रैकेट में डाल दिया। मैनेजर ने उसको एक फैमिली मेंबर की तरह से उस एम्प्लॉय को कंसिडर किया था, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेंबर की तरह ले गया वो। ऑन हर कलीग्स लास्ट डे द पेशेंट सेज टू हर सेल्फ थैंक गॉड टुमारो आई वॉन्ट हैव टू लुक एट हर एनी मोर, जो आखिरी दिन था उसके कलीग का जाने का, उसकी छुट्टी कर दी वहां से, इसका मतलब पेशेंट ने कहा अपने आप से थैंक गॉड कल मुझे वो देखने को नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं देखूंगा कल, कम से कम मेरी आंखों के आगे नहीं आवे वो। इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया, बिगिनिंग हो गई हीलिंग फेज की। दिस इज फॉलोड बाय वोमिटिंग एंड चिल्स हीलिंग क्राइसिस, इसके बाद उसको वोमिटिंग और ठंड लगने लगी। कितना उल्टा भाव है, हम जैसा वहां खड़ा होता तो कहता है ये उसके जाने से बीमार हो गया, इसको उल्टी लग गई उसके जाने की वजह से, है जी, उसे बुला के लाओ। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या उल्टा होता है दीपिका से उन्होंने, है ना, क्या क्या बात है, बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना 36 के आंकड़े पे पहुंचा दिया, एक का फेस इधर एक का, जो हम देखते हैं बिल्कुल उसका उल्टा GNM के थ्रू देखने को मिलता है कई बार यहाँ। तो यहाँ वॉमिटिंग और चिल शुरू हो गई। द पेशेंट ओवरकम्स इट ऑल वेल थैंक्स टू हर नॉलेज ऑफ हाउ एवरीथिंग लिंक्स टुगेदर, पेशेंट जो है उसने ओवरकम कर लिया सब चीजों को, और भाई धन्यवाद इस GNM की नॉलेज का, जो कि उसे बताता है ये सब चीजें कैसे आपस में जुड़ी होती हैं। ओके
तो यहाँ टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, पैंक्रियाज ग्लैंडुलर टिश्यू ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है, एंडोडर्मल लेयर से ये बनता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन और ग्रोथ ऑफ ए कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर ऑफ सेकेंडरी सिक्रीटरी क्वालिटी। यहाँ पे इन फंक्शन इंक्रीज होगा पहले तो पैंक्रियाटिक सेल्स का, इनका ग्लैंडुलर टिश्यू का ग्रोथ हो जाएगी कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर की, अगर और ज्यादा सिक्रीशन चाहिए तो, और सिक्रीटरी क्वालिटी का ये होगा। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ है ऐसा होने के पीछे, विद मोर पैंक्रियाटिक टिश्यू मोर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट फूड बेटर व्हेन वी डू नॉट गेट समथिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एन इनहेरिटेंस, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं दैट वी हैड बीन काउंटिंग ऑन, नेचर सीज दैट व्हाट वी हैव इज बेटर यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल सेल्स। जब हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है, उदाहरण के तौर पे जो हमारी पैतृक संपत्ति का हिस्सा है वो नहीं हमें मिलता है, तो दैट वी हैड बीन काउंटिंग ऑन, हम काउंटिंग ऑन पे आ जाते हैं। नेचर देख रही है, नेचर सीज दैट वी हैव इट इज बेटर यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल सेल। तो नेचर इस बात को देख रही है तो फिर वो जानती है या वो फिर बेटर तरीके से यूटिलाइज कराती है इस परिस्थिति को लेकर के, या उसको उस सिचुएशन को प्रोड्यूस करके एडिशनल सेल्स को वहां पर। हीलिंग फेज में कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर, एम्प्टी स्पेसिस मिलेंगे जिनको कैवर्स बोला था, केविटी बोला था, और कैल्शियम डिपॉजिट्स मिलेंगी, कैन रिमेन इन द टिश्यू। ठीक है जी, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा क्या, या कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाएंगे वहां पर हीलिंग के बाद इन द टिश्यू। लेकिन यहाँ पर जहां पर वो कैल्सिफिकेशन हो गया उतना पार्ट तो फंक्शन लेस हो गया, तो इसलिए वो कंप्लीट हेल्थ की तरफ तो लौटेगा नहीं। अभी पेन होएगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट होगा, पॉसिबली डायरिया भी होगा या मरीज को। इफ नो सुटेबल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट द ट्यूमर इज एनकैप्सुलेटेड विद कनेक्टिव टिश्यू एंड आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ द मेटाबॉलिज्म। यदि वहां पर सुटेबल बैक्टीरिया नहीं मिले तो ये ट्यूमर कैप्सुलेटेड हो जाएगा, कनेक्टेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेटाबॉलिज्म से ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये एंजाइम के सिक्रीशन का हिस्सा नहीं रहा, फंक्शनल मशीनरी का हिस्सा नहीं रहेगा अब ये। तो इसलिए अब उसे मरीज को थोड़ा सा डाइजेशन में तो हमेशा प्रॉब्लम रहनी है, जैसे जूस उतने बनेंगे नहीं प्रॉपर, या फिर वो कंपनसेट कर ले तो अलग बात है, दूसरा बचा हुआ पार्ट। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं चील्स आएगी, सीवियर पेन होगा, पैंक्रेटाइटिस का पेन बहुत जबरदस्त होता है भाई, बहुत बिल्कुल। हाँ, और फ्रोदी वोमिटिंग होती है, झागदार वोमिटिंग होती है। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स and if possible resolve them in real life if they are still active. Absolute bed rest so that the TB can heal. ओहो, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट दो ताकि टीबी हील हो सके, ट्यूबरकुलोसिस। और ये टीबी हील का मतलब क्या है, यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर प्रॉपरली हो सके, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर हो सके, इसी को उन्होंने टीबी कहा। तो टीबी बेसिकली अपने आप में अलग बीमारी नहीं है, टीबी किसी भी टिश्यू सेल्स का डिग्रेडेशन है। अब वो डिग्रेडेशन इस लेवल पे है, यदि वो हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट बन गया तो फिर जान ले लेगी टीबी, उस मरीज की है ना भाई, हैंगिंग में ले लेगी टीबी जान। तो वहां अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपरली रिजोल्व हो जाए तो वो हीलिंग में आ जाएगा, वो डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा टिश्यू ट्यूमर टिश्यू को डिग्रेड करके हीलिंग में आ जाएगा। लेकिन कंप्लीट एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कहा है, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट इसलिए कहा क्योंकि सारी एनर्जी तो वहां लग रही है उसको, और प्रोटीन डाइट वगैरह सब हो ही जाएगा साथ में। है बेटा जी। इफ नेसेसरी सर्जरी
if the tumor has grown too large without chemo or radiation, of course अगर ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाए तो यहाँ सर्जरी का जरूरी हो जाता, बिना कीमोथेरेपी दिलाए कि बिना रेडिएशन दिलाए. Unfortunately, a surgeon hardly dares to operate under these specifications. और दुर्भाग्य से कोई भी सर्जन मुश्किल से ही साहस दिखा पाता है ऑपरेट करने का इन स्पेसिफिकेशंस के साथ कि वही बिना कीमो के बिना रेडिएशन के सीधे सीधे ट्यूमर की सर्जरी कर दो. कोई सर्जन नहीं करता ऐसे. इसलिए फिर कह रहे हैं कि आगे आप रेमेडियो पैंक्रियाज भी देख सकते हो. रेमेडियो पैंक्रियाज में कह रहे हैं कि ईट ऑर्गेनिक फूड स्पेशली टोपिनेम्बोर. टी में कह रहे हैं, हाँ वही फिर आ गया, मिस्टाल्टो, सेंचुरी, फनल, पिपरमेंट, शेशे, CAY. ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, मैं इसको ले नहीं पाता हूँ. क्या बताया था उस दिन आपने सिमरन? CAY, शेशे. ट्रीटमेंट ऐसे तो है बेटा, सैचेट हो जाता है अगर इसको लिटरल तरीके से सैचेट हो जाता है, वैसे सैचेट बोलते हैं. शेशे. ट्रीटमेंट विद डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल. बैच फ्लावर में शिकोरी, हीदर, पैंक्रेटिन एंजाइम सप्लीमेंट थेरेपी इफ नेसेसरी विद ए क्रॉनिक कोर्स. जियोलाइट पाउडर इंटरनली, केन ब्रेड ड्रिंक, लेविलाइट्स, ओरिकम स्प्रे, कोड लिवर ऑयल. ये इसकी पैंक्रेटाइटिस की या पैंक्रियाज की रेमेडी बताइए. और यहीं रुकेंगे आज. अच्छा छोटा सा रह गया, इसको और कर लेते हैं. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज इनसफिशिएंसी. कह रहे हैं SBS सेम रहेगा. चंक कॉन्फ्लिक्ट, ए गेन और इनकम कैन नॉट बी रियलाइज वाला. इनहेरिटेंसी और प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स के साथ, फाइट ओवर मनी और पोजेशंस रहेगा इसमें. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रेटाइटिस के पीछे भी फेस कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी या हैंगिंग हीलिंग मिलेगा. एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेगा. अंडर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, situation goes to digestive problems such as gas, fatty stool and diarrhea due to shortage of enzymes. Moderate pain, bloated abdomen मिलेगा यहाँ. अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर ना मिले तो गैस, ब्लोटेड एब्डोमेन होगा, गैस वगैरह बनेगी, फैटी स्टूल रहेगा, डायरिया रहेगा. अचपका खाना बाहर जाएगा. लिंटेरिक स्टूल अक्सर आएगा यहाँ. हाँ. ओके. थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ दे आर स्टिल एक्टिव. लो फैट डाइट दो यहाँ पर, चिकनाई कम खाओ. पॉसिबली सब्स्टिट्यूट एंजाइम विद पैंक्रेटिन और एंजाइम रिच डाइट फूड. एंजाइम रिच डाइट फूड ले लो और साथ में फिर पैंक्रियाज की जो अभी रेमेडी बताई थी उनको ले लो. तो आज यहीं रुकेंगे. SBS ऑफ द पैंक्रियाज डक्ट नेक्स्ट डिस्कशन में चलेगा. ठीक है. सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद. नमस्ते बेटा. राम राम सर. राम राम. राम राम भाई. राम.